भारत पाकिस्तान सीमा से कुछ किलोमीटर दूर फैला रेतीला इलाका अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था। दूर दूर तक फैले बिजली के खंभे, तेज चलती ठंडी हवा और रेत के छोटे छोटे बवंडर इस इलाके की पहचान थे। सीमा के पास बसे छोटे से गांव में रहने वाला बिजली मिस्त्री रमेश चौधरी पिछले 15 वर्षों से बिजली विभाग के साथ ठेके पर काम कर रहा था। वह किसी सैनिक की तरह हथियार नहीं उठाता था, लेकिन उसका काम भी जोखिम से भरा था। ऊंचे खंभों पर चढ़ना, टूटे तार जोड़ना और खराब ट्रांसफार्मर की मरम्मत करना उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। उस सुबह भी उसे सूचना मिली कि सीमा के पास लगे एक पुराने हाई वोल्टेज पोल पर बार बार फॉल्ट आ रहा है। कई बार मरम्मत के बावजूद समस्या खत्म नहीं हो रही थी। गांव वालों को लगा कि शायद तार घिस गए होंगे, लेकिन विभाग के रिकॉर्ड में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। रमेश अपने औजार लेकर मौके पर पहुंचा। उसने खंभे पर चढ़ना शुरू किया। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि तारों के बीच एक छोटा सा धातु का बॉक्स असामान्य तरीके से बंधा हुआ था। पहली नजर में वह किसी सामान्य जंक्शन बॉक्स जैसा लग सकता था, लेकिन रमेश ने तुरंत महसूस किया कि बिजली विभाग ऐसा उपकरण कभी इस्तेमाल नहीं करता। बॉक्स पर कोई कंपनी का नाम नहीं था, कोई सीरियल नंबर नहीं था और उसकी वायरिंग भी बिजली लाइन से अलग तरीके से जुड़ी हुई थी। सबसे अजीब बात यह थी कि उस बॉक्स पर एक छोटी हरी लाइट बहुत धीमी गति से चमक रही थी, जबकि आसपास बिजली की सप्लाई बंद थी। इसका मतलब था कि उसके अंदर अपना अलग पावर स्रोत मौजूद था। रमेश ने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन वर्षों के अनुभव ने उसे रोक दिया। उसने तुरंत तस्वीरें लीं और अपने जूनियर से कहा कि इस पोल की बिजली पूरी तरह बंद रखी जाए। नीचे उतरते ही उसने अपने अधिकारी को सूचना दी कि यहां कुछ ऐसा मिला है जो विभाग का नहीं है। शुरुआत में अधिकारियों ने इसे किसी निजी कंपनी का छोड़ा हुआ उपकरण समझा, लेकिन जब तस्वीरें जिला कार्यालय पहुंची तो एक इंजीनियर ने साफ कहा कि ऐसा डिजाइन उसने पहले कभी नहीं देखा। एहतियात के तौर पर स्थानीय पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने क्षेत्र को घेरा और बम निरोधक दस्ते को भी सूचना दी। जांच में पता चला कि बॉक्स में विस्फोटक नहीं था, लेकिन उसके भीतर अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, एक एनक्रिप्टेड मेमोरी मॉड्यूल और लंबी दूरी तक सिग्नल भेजने में सक्षम एंटीना लगा हुआ था। अब मामला सामान्य तकनीकी खराबी से कहीं आगे निकल चुका था। स्थानीय प्रशासन ने तुरंत राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा एजेंसियों को सूचना भेजी। कुछ ही घंटों में विशेष जांच दल वहां पहुंच गया। टीम का नेतृत्व कर रहे अधिकारी अर्जुन राठौड़ ने सबसे पहले रमेश से लंबी पूछताछ की। उन्होंने पूछा कि क्या उसने पहले भी इस पोल के आसपास किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखा था। रमेश ने कुछ देर सोचा और फिर उसे लगभग 2 सप्ताह पहले की एक घटना याद आई। देर शाम उसने दूर से 2 लोगों को बिजली विभाग की जैकेट पहने उसी इलाके में देखा था। उसे लगा था कि शायद दूसरे डिवीजन की टीम होगी, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उनकी गाड़ी पर विभाग का आधिकारिक चिन्ह नहीं था। यही छोटी सी बात जांच की पहली महत्वपूर्ण कड़ी बन गई। अगले ही दिन उस इलाके का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां कल तक सिर्फ बिजली विभाग की गाड़ियां दिखाई देती थीं, वहीं अब हर आने जाने वाले रास्ते पर सुरक्षा बलों की निगरानी बढ़ा दी गई थी। गांव वालों को सिर्फ इतना बताया गया कि एक संदिग्ध इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिला है और जांच चल रही है, लेकिन जांच टीम जानती थी कि मामला साधारण नहीं है। जिस डिवाइस को रमेश ने खोजा था, उसकी शुरुआती तकनीकी जांच में पता चला कि वह सामान्य रेडियो ट्रांसमीटर नहीं, बल्कि एक अत्यधिक सुरक्षित डिजिटल रिले यूनिट थी, जो सीमित समय पर सक्रिय होकर एन्क्रिप्टेड डेटा भेजने के लिए बनाई गई थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसमें इस्तेमाल हुए कुछ इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे खुले बाजार में आसानी से उपलब्ध नहीं थे। इसका मतलब साफ था, जिसने भी इसे बनाया था उसके पास तकनीकी ज्ञान, संसाधन और सुनियोजित योजना थी। अधिकारी अर्जुन राठौड़ ने तुरंत आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों, टोल रिकॉर्ड, ड्रोन निगरानी और सीमा क्षेत्र की गतिविधियों का विश्लेषण शुरू कराया। उसी दौरान रमेश को फिर बुलाया गया। उसे हर छोटी बड़ी बात पूछी गई। क्या किसी ने हाल के दिनों में बिजली के पोलों के बारे में असामान्य जानकारी ली थी? क्या कोई नया ठेकेदार आया था? क्या किसी ने नकली पहचान के साथ काम करने की कोशिश की थी? पहले तो रमेश को कुछ याद नहीं आया, लेकिन अचानक उसे एक घटना याद आई। लगभग 3 सप्ताह पहले 2 अजनबी उसके पास आए थे। उन्होंने खुद को निजी सर्वे कंपनी का कर्मचारी बताया था
और बिजली के खंभों की ऊंचाई, दिशा और नंबर नोट कर रहे थे। उस समय यह सामान्य सर्वे जैसा लगा था, लेकिन अब वही घटना संदिग्ध दिखाई देने लगी। जांच टीम ने उस विवरण के आधार पर स्केच तैयार कराया। कई डेटाबेस खंगाले गए, लेकिन कोई सीधा मिलान नहीं मिला। इसका अर्थ था कि नकली पहचान का इस्तेमाल किया गया था। इसी बीच फॉरेंसिक लैब से पहली रिपोर्ट आई। डिवाइस के भीतर से कुछ आंशिक डिजिटल लॉग निकाले गए थे। वे पूरी तरह डिक्रिप्ट नहीं हुए थे, लेकिन उनमें समय के कुछ पैटर्न दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि डिवाइस हर रात एक निश्चित समय पर कुछ सेकंड के लिए सक्रिय होता था और फिर पूरी तरह शांत हो जाता था। यह जानकारी मिलते ही जांच का तरीका बदल गया। सुरक्षा एजेंसियों ने फैसला किया कि आसपास के कई किलोमीटर क्षेत्र में बिना जानकारी दिए निगरानी बढ़ाई जाएगी। किसी को गिरफ्तार करने की जल्दबाजी नहीं की गई, क्योंकि यदि यह किसी बड़े काल्पनिक जासूसी नेटवर्क का हिस्सा था, तो असली उद्देश्य पूरे नेटवर्क तक पहुंचना था, केवल एक व्यक्ति तक नहीं। उधर रमेश अपनी सामान्य जिंदगी में लौटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसे महसूस होने लगा था कि कोई उस पर नजर रख रहा है। एक शाम जब वह अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था, उसने देखा कि एक सफेद रंग की बिना नंबर प्लेट वाली वैन कुछ दूरी तक उसका पीछा कर रही है। जैसे ही उसने गांव की भीड़ वाली सड़क पकड़ी, वह वैन अचानक दूसरी दिशा में मुड़ गई। रमेश ने यह बात तुरंत अधिकारी अर्जुन राठौड़ को बताई। अर्जुन ने बिना देर किए रमेश की गुप्त सुरक्षा बढ़ा दी। अब स्पष्ट हो चुका था कि जिसने भी वह डिवाइस लगाया था, उसे शायद यह पता चल चुका था कि उसका राज खुलने लगा है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही था, क्या यह सिर्फ एक डिवाइस था या सीमा के पास ऐसे कई और उपकरण पहले से सक्रिय थे? उसी रात जांच टीम को एक और चौंकाने वाला संकेत मिला। डिवाइस की मेमोरी से निकले एक अधूरे डिजिटल कोड का मिलान करने पर पता चला कि वह किसी एक स्थान का नहीं, बल्कि कई अलग अलग बिंदुओं का संकेत दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह अकेला उपकरण नहीं था, बल्कि एक बड़े और बेहद सुनियोजित काल्पनिक नेटवर्क की सिर्फ पहली कड़ी था। उस अधूरे डिजिटल कोड ने पूरी जांच की दिशा बदल दी। तकनीकी विशेषज्ञों ने जब उसके सिग्नल पैटर्न का विश्लेषण किया, तो पता चला कि वह किसी सामान्य रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम नहीं कर रहा था। उसकी सक्रियता का समय हर रात कुछ सेकंड का था और हर बार उसका पैटर्न थोड़ा बदल जाता था, जिससे उसे ट्रैक करना बेहद कठिन हो जाता था। अधिकारी अर्जुन राठौड़ ने तुरंत एक विशेष निगरानी टीम बनाई। उनका उद्देश्य डिवाइस को हटाना नहीं, बल्कि यह पता लगाना था कि उसके सक्रिय होने पर दूसरी तरफ कौन प्रतिक्रिया देता है। अगले 3 दिनों तक सीमा के आसपास कई गुप्त सेंसर और निगरानी उपकरण लगाए गए। चौथी रात ठीक 2:17 पर वह डिवाइस फिर सक्रिय हुआ। उसकी हरी लाइट कुछ सेकंड के लिए तेज चमकी और उसी समय निगरानी प्रणाली ने दूर एक और कमजोर डिजिटल सिग्नल दर्ज किया। वह सिग्नल कुछ क्षण बाद गायब हो गया, लेकिन अब यह स्पष्ट था कि यह उपकरण अकेले काम नहीं कर रहा था। उधर रमेश को सख्त हिदायत दी गई कि वह सामान्य जीवन जीता हुआ दिखाई दे। वह रोज की तरह बिजली की मरम्मत करता रहा, लेकिन अब उसकी हर गतिविधि पर सुरक्षा एजेंसियों की गुप्त नजर थी। कुछ दिनों बाद उसे फिर उसी इलाके में एक ट्रांसफार्मर की खराबी की सूचना मिली। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी जो दूरबीन से बिजली के खंभों की ओर देख रहा था। रमेश ने सामान्य व्यवहार किया, लेकिन चुपचाप अपनी जेब में रखा छोटा कैमरा चालू कर दिया। कुछ मिनट बाद वह व्यक्ति वहां से चला गया। रिकॉर्ड की गई तस्वीरें जांच टीम तक पहुंची। चेहरे की स्पष्ट पहचान नहीं हो सकी, लेकिन उसके बैग पर बना एक छोटा सा विशेष चिन्ह पहले मिले डिवाइस के भीतर मौजूद एक माइक्रोचिप पर उकेरे गए निशान से मिलता जुलता था। यह संयोग नहीं हो सकता था। उसी शाम फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने डिवाइस की मेमोरी से कुछ और एन्क्रिप्टेड डेटा निकाल लिया। उसमें केवल संख्याएं और अक्षरों का मिश्रण दिखाई दे रहा था, लेकिन एक क्रम बार बार दोहराया जा रहा था। पहले तो किसी को उसका अर्थ समझ नहीं आया। फिर एक विश्लेषक ने अनुमान लगाया कि यह किसी स्थान का कोड नहीं, बल्कि बिजली के खंभों के क्रमांक से जुड़ा संकेत हो सकता है। जब उन क्रमांकों को सीमा क्षेत्र के बिजली विभाग के रिकॉर्ड से मिलाया गया, तो सभी के चेहरे बदल गए। वे नंबर अलग अलग गांवों के 5 ऐसे खंभों से मेल खा रहे थे, जिनकी पिछले कुछ महीनों में कई बार बिना स्पष्ट कारण मरम्मत हुई थी। अर्जुन राठौड़ ने उसी रात 5 स्थानों की गुप्त जांच का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने यह फैसला भी किया कि किसी भी उपकरण को तुरंत नहीं हटाया जाएगा। अगर नेटवर्क सक्रिय था,
तो जल्दबाजी करने से उसके संचालक सतर्क हो सकते थे। अब खेल बदल चुका था। एक साधारण बिजली मिस्त्री की सतर्क नजर से शुरू हुई घटना धीरे धीरे एक ऐसी काल्पनिक साजिश का रूप ले रही थी जिसकी गहराई का अंदाजा अभी किसी को नहीं था। और जांच टीम को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले 24 घंटों में उन्हें ऐसा सबूत मिलने वाला है जो इस पूरे मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा के सबसे संवेदनशील काल्पनिक अभियानों में बदल देगा। उस रात ठीक 2:17 पर सुरक्षा एजेंसियों ने पांचों संदिग्ध बिजली के खंभों के आसपास अपनी गुप्त निगरानी सक्रिय कर दी। सभी टीमों को साफ निर्देश था कि किसी भी स्थिति में जल्दबाजी नहीं करनी है। उद्देश्य सिर्फ यह पता लगाना था कि उन उपकरणों से संपर्क करने कौन आता है। रात गहराती गई। सीमा की तरफ से चल रही तेज हवा रेत को लगातार उड़ा रही थी। लगभग 3 घंटे तक कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। फिर अचानक निगरानी कर रहे एक ड्रोन ने एक सफेद पिकअप वाहन को कच्चे रास्ते से आते हुए देखा। वाहन किसी गांव की तरफ नहीं जा रहा था, बल्कि सीधे उस बिजली के खंभे के पास पहुंचा जिसका नंबर डिक्रिप्ट किए गए कोड में मिला था। वाहन कुछ मिनट वहीं रुका। उसमें से 2 लोग उतरे। उन्होंने बिजली विभाग जैसी वर्दी पहन रखी थी और वे ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे नियमित मरम्मत करने आए हों। लेकिन उस समय वहां किसी मरम्मत का कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ था। टीम ने उन्हें दूर से रिकॉर्ड करना शुरू किया। उनमें से एक व्यक्ति तेजी से खंभे पर चढ़ा। उसने अपने बैग से एक छोटा उपकरण निकाला और पहले से लगे संदिग्ध मॉड्यूल के बिल्कुल पास ले जाकर कुछ सेकंड के लिए सक्रिय किया। उसी क्षण तकनीकी निगरानी केंद्र में बैठे विशेषज्ञों ने एक एन्क्रिप्टेड डिजिटल ट्रांसमिशन दर्ज किया। यह साबित करने के लिए काफी था कि वह उपकरण अभी भी सक्रिय था और कोई व्यक्ति नियमित रूप से उससे संपर्क कर रहा था। अर्जुन राठौड़ ने गिरफ्तारी का आदेश देने ही वाले थे कि तभी दूसरे अधिकारी ने उन्हें रोक दिया। यदि अभी कार्रवाई होती तो शायद केवल 2 लोग पकड़े जाते, लेकिन यदि उनका पीछा किया जाए तो संभव था कि वे किसी बड़े ठिकाने तक पहुंचा दें। जोखिम बड़ा था, लेकिन इनाम उससे भी बड़ा हो सकता था। फैसला लिया गया, गिरफ्तारी नहीं, सिर्फ पीछा। कुछ ही मिनटों बाद पिकअप वाहन वहां से निकल पड़ा। दूरी बनाकर कई गाड़ियां और एक ड्रोन उसका पीछा करने लगे। वाहन मुख्य सड़क छोड़कर बार बार छोटे कच्चे रास्तों पर मुड़ रहा था, मानो उसे पहले से अंदाजा हो कि कोई निगरानी कर सकता है। लगभग 40 मिनट बाद वह एक पुराने, वर्षों से बंद पड़े औद्योगिक गोदाम के बाहर रुका। बाहर से देखने पर वह पूरी तरह वीरान लगता था। टूटी हुई दीवारें, जंग लगा लोहे का गेट और आसपास फैली झाड़ियां इस बात का संकेत देती थीं कि वहां लंबे समय से कोई गतिविधि नहीं हुई। लेकिन थर्मल कैमरे ने कुछ और ही कहानी दिखाई। इमारत के अंदर कई जगह हलचल थी। कम से कम 8 से 10 लोगों की मौजूदगी दर्ज हुई। अर्जुन राठौड़ ने तुरंत गोदाम पर छापा मारने के बजाय उसकी 24 घंटे निगरानी शुरू करने का आदेश दिया। उनका मानना था कि अगर यह वास्तव में किसी काल्पनिक जासूसी नेटवर्क का संचालन केंद्र है तो जल्दबाजी पूरे ऑपरेशन को विफल कर सकती है। उसी दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। गोदाम के भीतर जाने वाले लोगों में से एक का चेहरा कुछ क्षणों के लिए कैमरे में साफ दिखाई दिया। चेहरे की पहचान प्रणाली ने उसका मिलान किया। वह किसी सुरक्षा एजेंसी का वांछित अपराधी नहीं था। वह तो एक निजी संचार उपकरण कंपनी का पूर्व इंजीनियर था जो लगभग 2 वर्ष पहले रहस्यमय परिस्थितियों में नौकरी छोड़कर गायब हो गया था। अब जांच केवल एक संदिग्ध डिवाइस की नहीं रह गई थी। यह स्पष्ट होने लगा था कि किसी ने उच्च तकनीकी ज्ञान का इस्तेमाल करके सीमा क्षेत्र में एक गुप्त संचार नेटवर्क तैयार किया था। लेकिन उसका उद्देश्य क्या था? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या यह गोदाम ही पूरे नेटवर्क का केंद्र था या यह भी केवल एक और कड़ी थी? गोदाम पर निगरानी शुरू हुए अभी 12 घंटे भी नहीं हुए थे कि जांच टीम को पहली बड़ी सफलता मिली। सुबह लगभग 4:30 बजे एक काले रंग की एसयूवी उस सुनसान इमारत के सामने आकर रुकी। वाहन पर कोई सरकारी या निजी पहचान नहीं थी। ड्रोन कैमरे ने ऊंचाई से पूरी गतिविधि रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। गाड़ी से 3 लोग उतरे। उनमें से एक ने अपने हाथ में धातु का एक लंबा केस पकड़ रखा था जिसे वह बेहद सावधानी से अंदर ले गया। कुछ मिनट बाद गोदाम की छत पर लगे अस्थायी एंटीना जैसी संरचना कुछ सेकंड के लिए सक्रिय हुई। उसी समय निगरानी केंद्र में बैठे तकनीकी विशेषज्ञों के मॉनिटर पर कई एन्क्रिप्टेड डिजिटल पल्स दिखाई दिए। ये कोई सामान्य संचार नहीं था।
ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ी मात्रा में डेटा बेहद कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा रहा था। अर्जुन राठौड़ ने तुरंत आदेश दिया कि उस सिग्नल को किसी भी कीमत पर ट्रैक किया जाए। विशेषज्ञों ने पूरी क्षमता लगा दी, लेकिन कुछ ही सेकंड में सिग्नल कई अलग अलग दिशाओं में बंट गया। यह तकनीक जानबूझकर ट्रैकिंग से बचने के लिए बनाई गई थी। इसका मतलब साफ था कि इस नेटवर्क को तैयार करने वाले लोग साधारण अपराधी नहीं थे, बल्कि उन्हें उन्नत संचार तकनीक की गहरी समझ थी। उसी समय दूसरी टीम ने गोदाम के पीछे की गतिविधियों पर ध्यान दिया। वहां एक पुराना भूमिगत प्रवेश द्वार मिला, जिसे बाहर से लोहे की चादरों और रेत से ढक दिया गया था। थर्मल कैमरे ने संकेत दिया कि नीचे लगातार बिजली की खपत हो रही है, यानी गोदाम का असली हिस्सा जमीन के नीचे था। रमेश को अब तक केवल इतना बताया गया था कि उसकी सूचना ने एक गंभीर जांच शुरू कर दी है, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि उसकी खोज ने कितना बड़ा जाल उजागर कर दिया है। उसी शाम जब वह अपने घर पहुंचा, तो उसने देखा कि उसके दरवाजे के नीचे एक बिना नाम का लिफाफा रखा हुआ है। अंदर केवल एक कागज था, जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, जो देखा है उसे भूल जाओ, वरना अगला खंभा तुम्हारा होगा। रमेश के हाथ कांप उठे। उसने बिना समय गंवाए वह नोट सीधे जांच टीम को सौंप दिया। फॉरेंसिक जांच में उस कागज से कोई स्पष्ट उंगलियों के निशान नहीं मिले। लिखावट भी किसी प्रिंटिंग तकनीक से तैयार की गई थी, लेकिन एक छोटी सी गलती हो गई थी। लिफाफे पर लगी धूल सामान्य मिट्टी नहीं थी। उसकी रासायनिक जांच से पता चला कि उसमें एक विशेष औद्योगिक खनिज के अंश मौजूद थे, जो उसी बंद पड़े औद्योगिक क्षेत्र में पाए जाते थे जहां संदिग्ध गोदाम स्थित था। अब जांच टीम के पास पहली बार एक ठोस कड़ी थी। धमकी देने वाला व्यक्ति या तो उसी गोदाम से जुड़ा था या हाल ही में वहां गया था। उस रात अर्जुन राठौड़ ने अपने सबसे भरोसेमंद अधिकारियों के साथ एक गुप्त बैठक बुलाई। नक्शा मेज पर फैलाया गया। संदिग्ध बिजली के खंभे, गोदाम, डिजिटल सिग्नल और धमकी वाला पत्र, सभी को एक साथ जोड़ने पर एक ऐसा पैटर्न सामने आया जिसने कमरे में बैठे हर अधिकारी को चुप कर दिया। यह कोई बेतरतीब गतिविधि नहीं थी। ये महीनों से योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया एक संगठित काल्पनिक जासूसी नेटवर्क था। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। जैसे ही बैठक समाप्त होने वाली थी, नियंत्रण कक्ष का फोन बजा। ड्यूटी अधिकारी की आवाज घबराई हुई थी। सर, सीमा के पास एक और बिजली के खंभे पर बिल्कुल वैसा ही डिवाइस मिला है, लेकिन इस बार वह सक्रिय अवस्था में है और उसके पास एक व्यक्ति बेहोश पड़ा है। अर्जुन राठौड़ और उनकी टीम बिना एक पल गंवाए घटनास्थल की ओर रवाना हो गई। रात के लगभग 3 बज रहे थे। सीमा क्षेत्र की सड़कें लगभग सुनसान थीं। तेज हवा के साथ उड़ती रेत गाड़ियों की हेडलाइट के सामने धुंध जैसी दीवार बना रही थी। कुछ ही मिनटों में पूरा काफिला उस बिजली के खंभे तक पहुंच गया। पूरा इलाका पहले ही सुरक्षा बलों ने घेर लिया था। खंभे पर लगा डिवाइस पहले मिले उपकरण से लगभग पूरी तरह मिलता जुलता था, लेकिन इस बार उसकी हरी लाइट लगातार जल रही थी और उसके अंदर से हल्की भनभनाहट सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी प्रक्रिया के बीच में था। खंभे से लगभग 20 मीटर दूर एक व्यक्ति बेहोश पड़ा था। उसके कपड़े बिजली विभाग के कर्मचारी जैसे थे, लेकिन उसकी जेब से कोई पहचान पत्र नहीं मिला। मेडिकल टीम ने उसकी जांच की। वह जीवित था, लेकिन उसके शरीर पर किसी संघर्ष के निशान नहीं थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसे किसी तेज असर वाली दवा देकर बेहोश किया गया था। इसी दौरान तकनीकी विशेषज्ञों ने बिना डिवाइस को छेड़े उसकी निगरानी शुरू की। अचानक मॉनिटर पर एक चेतावनी दिखाई दी। उपकरण कुछ ही मिनटों में अपने आंतरिक डेटा को स्वयं मिटाने की प्रक्रिया शुरू करने वाला था। पूरे नियंत्रण वाहन में तनाव फैल गया। हर सेकंड कीमती था। काउंटडाउन चल रहा था। 60 सेकंड, 45 सेकंड, 30 सेकंड। विशेषज्ञ पूरी गति से काम कर रहे थे। आखिरी कुछ सेकंड में वे डिवाइस की पूरी मेमोरी नहीं बचा पाए, लेकिन उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा सुरक्षित निकाल लिया गया। अगले ही पल डिवाइस पूरी तरह निष्क्रिय हो गया। उसकी हरी लाइट हमेशा के लिए बुझ गई। जब सुरक्षित किए गए डेटा का प्रारंभिक विश्लेषण शुरू हुआ, तो सभी की निगाहें स्क्रीन पर टिक गईं। स्क्रीन पर कई एन्क्रिप्टेड फाइलें दिखाई दी, लेकिन उनमें से एक फाइल का नाम बाकी सबसे अलग था। फेज 2 कमरे में सन्नाटा छा गया। इसका मतलब था कि अब तक जो कुछ मिला था, वह केवल पहले चरण का हिस्सा था।
आगे कुछ और बड़ा होने वाला था। उसी समय बेहोश पड़े व्यक्ति को होश आने लगा। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द स्पष्ट नहीं निकल रहे थे। कुछ क्षण बाद उसने केवल एक वाक्य कहा, वे लोग समय से पहले शुरू करने वाले हैं। इतना कहते ही वह फिर बेहोश हो गया। अर्जुन राठौड़ समझ चुके थे कि अब मामला केवल पुराने सबूत जुटाने का नहीं रहा। अब समय के खिलाफ दौड़ शुरू हो चुकी थी। यदि फेज 2 वास्तव में सक्रिय होने वाला था, तो उसके पीछे की पूरी काल्पनिक साजिश को रोकने के लिए उनके पास बहुत कम समय बचा था। और ठीक उसी समय नियंत्रण कक्ष के बड़े डिजिटल नक्शे पर एक के बाद एक 3 नए सिग्नल चमक उठे। वे तीनों सिग्नल अलग अलग दिशाओं से आ रहे थे, लेकिन उनकी मंजिल एक ही स्थान था। डिजिटल नक्शे पर चमक रहे तीनों सिग्नलों ने पूरे कंट्रोल रूम का माहौल बदल दिया। तकनीकी विशेषज्ञों ने तुरंत उनकी दिशा और शक्ति का विश्लेषण शुरू किया। कुछ ही मिनटों में यह स्पष्ट हो गया कि तीनों सिग्नल अलग अलग स्थानों से निकलकर एक ही बिंदु पर मिल रहे थे, सीमा से कुछ किलोमीटर दूर स्थित एक परित्यक्त संचार टावर। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार वह टावर लगभग 10 वर्ष पहले बंद कर दिया गया था। उसके बाद वहां कोई आधिकारिक उपकरण मौजूद नहीं था। फिर भी उसी दिशा में लगातार एनक्रिप्टेड डिजिटल गतिविधि दर्ज हो रही थी। अर्जुन राठौड़ ने तुरंत एक विशेष अभियान की मंजूरी दी, लेकिन इस बार रणनीति पहले से अलग थी। कोई बड़ा काफिला नहीं भेजा गया। केवल चुनिंदा अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ और निगरानी ड्रोन के साथ एक छोटी टीम रात के अंधेरे में टावर की ओर बढ़ी। उनका उद्देश्य हमला करना नहीं था, बल्कि यह समझना था कि वहां वास्तव में हो क्या रहा है। करीब 1 घंटे बाद टीम टावर से लगभग 500 मीटर दूर पहुंची। सभी वाहन वहीं रोक दिए गए। आगे का रास्ता पैदल तय करना था। हवा में अजीब सी खामोशी थी। दूर खड़ा लोहे का पुराना टावर चांदनी में किसी भूतिया ढांचे की तरह दिखाई दे रहा था। पहली नजर में वह पूरी तरह वीरान लगता था, लेकिन जैसे ही थर्मल कैमरा उसकी ओर घुमाया गया, स्क्रीन पर हल्की गर्मी के कई स्रोत दिखाई दिए। कोई वहां मौजूद था। टीम धीरे धीरे आगे बढ़ी। तभी एक अधिकारी की नजर टावर के नीचे ताजे टायरों के निशानों पर पड़ी। इसका मतलब था कि कुछ ही घंटे पहले वहां वाहन आए थे। निशानों का पीछा करते हुए टीम पीछे की ओर पहुंची, जहां रेत के नीचे सावधानी से छिपाया गया एक छोटा स्टील का दरवाजा मिला। दरवाजा खोला गया। नीचे संकरी सीढ़ियां थीं। सभी अधिकारी अत्यधिक सावधानी से नीचे उतरे। लगभग 20 फीट नीचे पहुंचते ही उन्हें एक छोटा भूमिगत कमरा मिला, लेकिन वहां कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। कमरे में कई खाली रैक, टूटे हुए कंप्यूटर, तारों का जाल और जल्दबाजी में हटाए गए उपकरणों के निशान दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने कुछ घंटे पहले ही पूरा ठिकाना खाली कर दिया हो। तभी एक तकनीकी विशेषज्ञ ने कमरे के कोने में रखे एक छोटे सर्वर पर ध्यान दिया। उसे पूरी तरह नष्ट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसका स्टोरेज मॉड्यूल सुरक्षित था। उसे तुरंत जब्त कर लिया गया। ऊपर से ड्रोन ऑपरेटर की घबराई हुई आवाज रेडियो पर सुनाई दी। सर, टावर से लगभग 2 किलोमीटर दूर 3 संदिग्ध गाड़ियां तेजी से इस दिशा में आ रही हैं। अर्जुन ने तुरंत सभी को अपनी अपनी स्थिति लेने का आदेश दिया, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पुराने संचार टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर अचानक एक लाल चेतावनी लाइट जल उठी और पूरे इलाके में तेज इलेक्ट्रॉनिक अलार्म गूंजने लगा। किसी ने दूर बैठकर उनकी मौजूदगी का पता लगा लिया था। अलार्म बजते ही पूरा इलाका अचानक तनाव से भर गया। अर्जुन राठौड़ ने बिना 1 सेकंड गंवाए आदेश दिया, सभी टीमें कवर लो। कोई भी बिना आदेश के फायर नहीं करेगा। कुछ ही पलों में सुरक्षा दल आसपास की चट्टानों और रेत के टीलों के पीछे अपनी अपनी स्थिति ले चुका था। दूर से आती तीनों गाड़ियों की हेडलाइट अब साफ दिखाई देने लगी थी, लेकिन जैसे ही वे संचार टावर से लगभग 300 मीटर दूर पहुंची, अचानक उनकी सभी लाइटें एक साथ बंद हो गईं। पूरा इलाका फिर से गहरे अंधेरे में डूब गया। ड्रोन के इंफ्रारेड कैमरे ने दिखाया कि गाड़ियों से कई लोग उतरकर अलग अलग दिशाओं में फैल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें पहले से पता था कि यहां कोई उनका इंतजार कर रहा है। तभी एक तकनीकी विशेषज्ञ चिल्लाया, सर, हमारे ड्रोन के कंट्रोल सिग्नल में दखल दिया जा रहा है। अगले ही क्षण 2 ड्रोन एक एक करके नियंत्रण से बाहर हो गए और रेत में गिर पड़े।
यह साफ था कि सामने वाले केवल छिपकर काम करने वाले लोग नहीं थे, बल्कि उनके पास उन्नत इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग उपकरण भी थे। अर्जुन ने तुरंत बैकअप संचार प्रणाली सक्रिय करने का आदेश दिया। उसी समय एक अधिकारी ने भूमिगत कमरे से बरामद सर्वर मॉड्यूल को चालू करने की कोशिश की। सिस्टम पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। कुछ सेकंड बाद उसकी स्क्रीन पर एक एनक्रिप्टेड इंटरफेस खुला। अधिकांश डेटा लॉक था, लेकिन एक फोल्डर तक पहुंच मिल गई। उसका नाम था ग्रिडनो। फोल्डर में कई बिजली के खंभों के नंबर, उनके स्थान और कुछ तारीखें दर्ज थीं। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सूची में रमेश द्वारा पहले मरम्मत किए गए कई खंभों के नंबर भी मौजूद थे। इसका मतलब था कि बिजली के ढांचे का इस्तेमाल केवल बिजली आपूर्ति के लिए नहीं, बल्कि किसी गुप्त काल्पनिक संचार नेटवर्क के हिस्से के रूप में किया जा रहा था। तभी बाहर से तेज इंजन की आवाज सुनाई दी। संदिग्ध गाड़ियां अचानक मुड़ीं और पूरी गति से सीमा की दिशा में भागने लगी। अर्जुन राठौड़ ने पीछा करने का आदेश दिया। रेत से भरे कच्चे रास्तों पर शुरू हुई यह दौड़ आने वाले ऑपरेशन की केवल शुरुआत थी। रेत के ऊंचे नीचे टीलों के बीच शुरू हुआ पीछा हर मिनट के साथ और खतरनाक होता जा रहा था। सामने भाग रही तीनों गाड़ियां इलाके को अच्छी तरह जानती थीं। वे बार बार दिशा बदल रही थीं, जिससे उनका पीछा कर रही टीम की गति धीमी पड़ रही थी। अर्जुन राठौड़ ने ड्रोन निगरानी फिर से शुरू करने की कोशिश की, लेकिन कुछ दूरी तक इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग अभी भी सक्रिय थी। तभी एक अधिकारी ने रेडियो पर सूचना दी। सर, तीसरी गाड़ी मुख्य रास्ते से हटकर पुराने सिंचाई पंप स्टेशन की तरफ जा रही है। अर्जुन ने तुरंत फैसला लिया। उन्होंने टीम को दो हिस्सों में बांट दिया। एक दल पहली दो गाड़ियों का पीछा करता रहा, जबकि अर्जुन स्वयं तीसरी गाड़ी के पीछे निकल पड़े। लगभग 15 मिनट बाद वह गाड़ी एक सुनसान पंप स्टेशन के पास रुक गई। वहां चारों तरफ जंग लगी मशीनें, टूटे हुए पाइप और वर्षों से बंद पड़ा ढांचा दिखाई दे रहा था। पहली नजर में जगह पूरी तरह वीरान थी, लेकिन जैसे ही थर्मल कैमरा सक्रिय किया गया, जमीन के नीचे हलचल दिखाई दी। अर्जुन समझ गए कि यहां कुछ छिपाया गया है। टीम धीरे धीरे आगे बढ़ी। तभी पंप स्टेशन के अंदर लगे एक पुराने बिजली पैनल के पीछे छिपा दरवाजा खुला और दो नकाबपोश लोग तेजी से बाहर निकलकर दूसरी दिशा में भागने लगे। सुरक्षा दल ने उनका पीछा किया, लेकिन वे पहले से तैयार लग रहे थे। भागते समय उन्होंने धुएं वाले छोटे उपकरण फेंक दिए, जिससे कुछ सेकंड के लिए पूरा इलाका धुंध से भर गया। धुआं छंटने के बाद दोनों लोग गायब थे। हालांकि जल्दबाजी में वे एक बैग वहीं छोड़ गए। बैग को सुरक्षित तरीके से खोला गया। उसके अंदर नकली पहचान पत्र, बिजली विभाग जैसी वर्दियां, कई इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे और एक मजबूत धातु का केस मिला। केस खोलने पर अंदर एक अधूरा इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल रखा था। उसकी बनावट बिल्कुल उसी रहस्यमयी डिवाइस जैसी थी जिसे सबसे पहले बिजली के खंभे पर पाया गया था, लेकिन इस बार उसके साथ एक कागज भी था। उस कागज पर केवल एक पंक्ति लिखी थी, अगला चरण शुरू होने में 72 घंटे शेष। ये पढ़ते ही अर्जुन राठौड़ ने घड़ी की ओर देखा। अब जांच केवल अतीत की नहीं रही थी, घड़ी चल चुकी थी और पूरे काल्पनिक ऑपरेशन को रोकने के लिए उनके पास केवल 72 घंटे बचे थे। अगले 72 घंटे अब इस पूरे ऑपरेशन की सबसे महत्वपूर्ण समय सीमा बन चुके थे। राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष समन्वय कक्ष स्थापित किया गया, जहां हर आने वाली सूचना का तुरंत विश्लेषण किया जा रहा था। अधिकारी अर्जुन राठौड़ ने स्पष्ट निर्देश दिया कि अब कोई भी कार्रवाई बिना पुख्ता सबूत के नहीं होगी। उनका लक्ष्य केवल संदिग्ध लोगों को पकड़ना नहीं था, बल्कि उस पूरे काल्पनिक जासूसी नेटवर्क को बेनकाब करना था, जिसने सीमा क्षेत्र के बिजली ढांचे का उपयोग गुप्त संचार के लिए किया था। उधर तकनीकी विशेषज्ञों ने पंप स्टेशन से मिले अधूरे इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल की जांच शुरू की। कुछ घंटों बाद रिपोर्ट आई। यह उपकरण पहले मिले डिवाइस का उन्नत संस्करण था। इसमें अधिक क्षमता वाली मेमोरी, तेज एन्क्रिप्शन और दूर तक सिग्नल भेजने वाला नया ट्रांसमीटर लगा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसके अंदर मौजूद सॉफ्टवेयर में एक आंशिक टाइमर मिला। वह किसी विशेष तारीख और समय का इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे पूरे नेटवर्क की तस्वीर साफ होने लगी। संदिग्ध लोग कभी बिजली विभाग के कर्मचारी बनकर आते, कभी निजी ठेकेदार बनकर। वे पुराने खंभों और बंद पड़े संचार ढांचों का इस्तेमाल करते थे ताकि उनकी गतिविधियां सामान्य मरम्मत जैसी दिखाई दें।
यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। इसी बीच रमेश ने जांच टीम को एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी। उसे याद आया कि लगभग 1 महीने पहले एक अजनबी ने उससे सीमा क्षेत्र के कुछ पुराने बिजली मार्गों का नक्शा खरीदने की कोशिश की थी। उस समय उसने मना कर दिया था, लेकिन अब उसे उस व्यक्ति का चेहरा धुंधला सा याद आने लगा था। स्केच कलाकार बुलाया गया। कई घंटों की मेहनत के बाद एक चेहरा तैयार हुआ। जब उस स्केच की तुलना पहले मिले सीसीटीवी फुटेज से की गई, तो जांच टीम चौंक उठी। चेहरा पूरी तरह नहीं, लेकिन काफी हद तक उस व्यक्ति से मिलता था जो गोदाम के आसपास दिखाई दिया था। अब पहली बार अलग अलग घटनाएं एक दूसरे से जुड़ने लगी थीं। लेकिन तभी कंट्रोल रूम में एक नई सूचना पहुंची। सीमा के पास एक गांव से खबर आई कि रात के अंधेरे में कुछ लोगों ने फिर बिजली विभाग की वर्दी पहनकर काम करने की कोशिश की थी। गांव वालों को शक होने पर वे बिना कुछ किए वहां से भाग निकले। अर्जुन राठौड़ ने तुरंत समझ लिया, नेटवर्क अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि वह अपनी आखिरी और सबसे खतरनाक चाल चलने की तैयारी कर रहा था। सीमा के पास गांव से आई सूचना ने पूरे ऑपरेशन की दिशा बदल दी। अधिकारी अर्जुन राठौड़ ने तुरंत उस गांव के लिए विशेष टीम रवाना की। जब टीम वहां पहुंची तो गांव वालों ने बताया कि रात करीब 2 बजे बिजली विभाग की वर्दी पहने 3 लोग एक पुराने बिजली के खंभे के पास काम कर रहे थे। शुरू में किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन गांव के एक बुजुर्ग ने पहचान लिया कि विभाग ने उस इलाके में किसी मरम्मत की सूचना नहीं दी थी। जैसे ही लोगों ने उनसे सवाल पूछने शुरू किए, वे अपना सामान समेटकर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। टीम ने पूरे इलाके की बारीकी से जांच शुरू की। खंभे के ऊपर कोई नया उपकरण नहीं मिला, लेकिन नीचे रेत में दबा एक छोटा धातु का कैप्सूल मिला। पहली नजर में वह किसी साधारण इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे जैसा दिखता था, लेकिन प्रयोगशाला में जांच करने पर पता चला कि उसके भीतर अत्यधिक सुरक्षित डिजिटल मेमोरी लगी थी। विशेषज्ञों ने उसे सावधानी से खोला। कई घंटे की मेहनत के बाद उसमें से कुछ एन्क्रिप्टेड फाइलें निकाली गईं। अधिकांश डेटा लॉक था, लेकिन एक फाइल में सीमा क्षेत्र का विस्तृत नक्शा दिखाई दिया। उस नक्शे पर लाल रंग के कई चिन्ह बने थे। ये वही स्थान थे जहां पिछले कुछ महीनों में रहस्यमयी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिले थे या संदिग्ध गतिविधियां दर्ज हुई थीं। लेकिन नक्शे के बीचों बीच एक नया चिन्ह भी था, जिस पर केवल एक शब्द लिखा था, केंद्र। अर्जुन राठौड़ ने तुरंत उस स्थान की जांच का आदेश दिया। रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि वह स्थान एक पुराना भूमिगत जल पंप परिसर था, जिसे वर्षों पहले बंद कर दिया गया था। बाहर से वह पूरी तरह उजाड़ दिखाई देता था, लेकिन उपग्रह चित्रों में पिछले कुछ महीनों के दौरान वहां रात के समय हल्की गतिविधियां दर्ज हुई थीं। अगले ही दिन एक गुप्त निगरानी अभियान शुरू किया गया। कई घंटों तक कोई हलचल नहीं हुई। शाम ढलते ही एक पुराना मालवाहक ट्रक वहां पहुंचा। ट्रक पर बिजली विभाग जैसा लोगो बना था, लेकिन जांच में पता चला कि वह पूरी तरह नकली था। ट्रक से कई लकड़ी के बक्से उतारे गए और भूमिगत परिसर के अंदर ले जाए गए। टीम ने तुरंत कार्रवाई नहीं की। उद्देश्य था कि पूरे नेटवर्क की पहचान हो सके। इसी बीच फॉरेंसिक लैब से एक और रिपोर्ट आई। पहले बरामद किए गए डिवाइस और नए कैप्सूल में इस्तेमाल किए गए माइक्रो कंट्रोलर एक ही निर्माण श्रृंखला से जुड़े थे। इसका मतलब था कि सभी उपकरण एक ही तकनीकी समूह द्वारा तैयार किए गए थे। यह अब किसी बिखरे हुए गिरोह का काम नहीं लग रहा था, बल्कि लंबे समय से योजनाबद्ध काल्पनिक नेटवर्क का हिस्सा प्रतीत हो रहा था। रमेश को फिर से बुलाया गया। जांच के दौरान उसे कई तस्वीरें दिखाई गईं। अचानक उसने एक चेहरे की ओर इशारा किया। वह वही व्यक्ति था जिसने कुछ सप्ताह पहले बिजली के खंभों के बारे में उससे सवाल पूछे थे। तस्वीर पुरानी थी, लेकिन इतना स्पष्ट था कि वही आदमी नकली सर्वे टीम के साथ दिखाई दिया था। इस जानकारी के आधार पर जांच टीम ने उस व्यक्ति की गतिविधियों का काल्पनिक प्रोफाइल तैयार किया। पता चला कि वह अलग अलग राज्यों में फर्जी पहचान के साथ कई बार देखा गया था और हर बार उसके आसपास किसी न किसी तकनीकी परियोजना का बहाना मौजूद था। रात करीब 11:30 बजे निगरानी टीम ने कंट्रोल रूम को संदेश भेजा। भूमिगत परिसर के भीतर अचानक कई कंप्यूटर एक साथ सक्रिय हुए थे। थर्मल कैमरों से पता चला कि अंदर कम से कम 12 लोग मौजूद थे। उसी समय एक लंबा एंटीना छत से ऊपर उठा और कुछ सेकंड के लिए सक्रिय हुआ। तकनीकी विशेषज्ञों ने उस ट्रांसमिशन को रिकॉर्ड किया। शुरुआती विश्लेषण से संकेत मिला कि नेटवर्क किसी बड़े चरण की तैयारी में था।
अर्जुन राठौड़ ने ऑपरेशन की अंतिम योजना तैयार करनी शुरू कर दी, लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। छापा अभी नहीं मारा जाएगा। पहले यह पता लगाया जाएगा कि भूमिगत परिसर तक आदेश किसके माध्यम से पहुंच रहे हैं। अगर यह कड़ी पकड़ ली गई तो पूरा नेटवर्क एक साथ सामने आ सकता था। उसी समय निगरानी कर रहे एक अधिकारी ने धीरे से रेडियो पर कहा, सर, परिसर के पिछले रास्ते से एक काली एसयूवी अंदर आई है। उसके साथ भारी सुरक्षा है। लगता है कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति पहुंचा है। अर्जुन राठौड़ ने दूरबीन उठाई और अगले ही पल उनके चेहरे का भाव पूरी तरह बदल गया। दूरबीन के लेंस में दिखाई दे रही काली एसयूवी धीरे धीरे भूमिगत परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने आकर रुकी। उसके आगे और पीछे चल रही गाड़ियों ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। सुरक्षा में तैनात लोग बेहद अनुशासित तरीके से चारों ओर फैल गए। उनके हाथों में हथियार नहीं, बल्कि उन्नत संचार उपकरण और सिग्नल स्कैनर थे। इससे साफ था कि वे किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन राठौड़ ने तुरंत सभी टीमों को रेडियो पर आदेश दिया, कोई भी अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेगा। अभी हमारा लक्ष्य सिर्फ पहचान करना है। कुछ ही क्षण बाद एसयूवी का पिछला दरवाजा खुला और एक लंबा, शांत स्वभाव का व्यक्ति बाहर निकला। उसका चेहरा पूरी तरह साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी से बाकी सभी लोग स्पष्ट रूप से निर्देश ले रहे थे। वह सीधे भूमिगत परिसर के अंदर चला गया। तकनीकी विशेषज्ञों ने उसी समय परिसर के आसपास से निकल रहे डिजिटल ट्रैफिक का विश्लेषण शुरू किया। अचानक स्क्रीन पर एक नया एन्क्रिप्टेड चैनल दिखाई दिया। यह पहले मिले सभी सिग्नलों से अलग था। उसकी सुरक्षा कई गुना अधिक थी। विशेषज्ञों ने जैसे ही उसका आंशिक डिक्रिप्शन किया, स्क्रीन पर केवल 2 शब्द उभरे, फाइनल विंडो। पूरा कंट्रोल रूम कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया। इसका अर्थ था कि नेटवर्क अब अपने अंतिम चरण की तैयारी कर चुका था। उसी दौरान निगरानी ड्रोन ने परिसर के पीछे एक छिपा हुआ सुरंग मार्ग रिकॉर्ड किया। थर्मल कैमरे से पता चला कि वहां से लगातार लोग अंदर बाहर आ जा रहे थे। अर्जुन ने अनुमान लगाया कि यदि मुख्य द्वार पर कार्रवाई की गई तो अधिकांश लोग इसी सुरंग से भाग सकते हैं। इसलिए उन्होंने 2 विशेष टीमों को चुपचाप उस सुरंग के दोनों सिरों पर तैनात कर दिया। ऑपरेशन का घेरा अब लगभग पूरा हो चुका था। इसी बीच फॉरेंसिक लैब से एक और बड़ी रिपोर्ट आई। पहले बरामद सर्वर और नए डिजिटल कैप्सूल से निकाले गए डेटा को जोड़ने पर एक काल्पनिक नेटवर्क मानचित्र तैयार हुआ। उसमें कई नकली पहचानें, फर्जी लॉजिस्टिक कंपनियां और बिजली रखरखाव के नाम पर इस्तेमाल किए गए रास्तों का पूरा रिकॉर्ड था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस नेटवर्क का संचालन किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि छोटे छोटे तकनीकी समूहों के माध्यम से किया जा रहा था। हर समूह को केवल अपने हिस्से की जानकारी थी। इससे पूरे नेटवर्क को एक साथ पकड़ना बेहद कठिन हो गया था। उधर रमेश को सुरक्षित स्थान पर रखा गया था। तभी उसे एक बात याद आई जो उसने पहले कभी महत्व नहीं दी थी। कुछ महीने पहले एक व्यक्ति ने उससे कहा था कि पुराने बिजली के खंभे सबसे सुरक्षित होते हैं क्योंकि कोई उन्हें ध्यान से देखता ही नहीं। उस समय यह सामान्य बातचीत लगी थी, लेकिन अब वही वाक्य जांच की सबसे अहम कड़ी बन गया। रमेश ने उस व्यक्ति की आवाज, हाव-भाव और कपड़ों का विस्तृत विवरण दिया। जांच टीम ने उसे पहले मिले रिकॉर्ड से मिलाया। ये वही व्यक्ति निकला जिसकी तस्वीर अलग अलग राज्यों में नकली पहचान के साथ दर्ज थी। रात के करीब 1:30 बजे अचानक परिसर के अंदर हलचल तेज हो गई। कई बड़े बक्से बाहर लाए जाने लगे। ऐसा लग रहा था कि पूरा ठिकाना खाली किया जा रहा है। अर्जुन राठौड़ समझ गए कि यदि अभी भी कार्रवाई नहीं की गई तो पूरा नेटवर्क फिर से गायब हो सकता है। उन्होंने ऑपरेशन शुरू करने का आदेश दिया। चारों दिशाओं से टीमें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगीं। मुख्य प्रवेश द्वार, पिछली सुरंग और आसपास के सभी संभावित रास्ते एक साथ घेर लिए गए। जैसे ही पहली टीम ने परिसर में प्रवेश किया, अंदर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग दस्तावेज नष्ट करने लगे, कुछ कंप्यूटर बंद करने लगे और कुछ सुरंग की ओर भागे। लेकिन इस बार सुरंग के दोनों छोर पहले से ही सुरक्षा बलों के नियंत्रण में थे। भागने की कोशिश कर रहे कई संदिग्ध वहीं दबोच लिए गए। इसी अफरा तफरी के बीच वही रहस्यमय व्यक्ति जो काली एसयूवी से आया था, परिसर के सबसे अंदर वाले कमरे की ओर बढ़ा।
उसने एक सुरक्षित डिजिटल टर्मिनल सक्रिय किया और कुछ कमांड दर्ज किए। कंट्रोल रूम में बैठे विशेषज्ञ अचानक चिल्लाए, सर, वह पूरे नेटवर्क का डेटा दूर से मिटाने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन राठौड़ बिना देर किए उस कमरे की ओर दौड़े। दरवाजा उनके सामने था और उसके पीछे बैठा व्यक्ति इस पूरे काल्पनिक जासूसी नेटवर्क की सबसे बड़ी कड़ी साबित हो सकता था। दरवाजे के बाहर पहुंचते ही अर्जुन राठौड़ ने अपनी टीम को संकेत दिया। 3, 2, 1। लोहे का भारी दरवाजा विशेष उपकरण से खोला गया। कमरे के अंदर चारों तरफ बड़े मॉनिटर, सर्वर रैक और संचार उपकरण लगे हुए थे। स्क्रीन पर लगातार एन्क्रिप्टेड डेटा चल रहा था। बीच में बैठा वही रहस्यमय व्यक्ति बेहद शांत था। उसने पीछे मुड़कर देखा, हल्की सी मुस्कान दी और कीबोर्ड पर आखिरी कमांड दर्ज करने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वह प्रक्रिया पूरी करता, तकनीकी विशेषज्ञ ने उसके सिस्टम की बिजली काट दी। पूरे कमरे की स्क्रीन एक एक करके बुझ गई। संदिग्ध भागने के लिए उठा, लेकिन बाहर पहले से मौजूद टीम ने उसे घेर लिया। कुछ ही सेकंड की झड़प के बाद उसे काबू में कर लिया गया। कमरे की तलाशी शुरू हुई। एक गुप्त फर्श पैनल के नीचे कई एन्क्रिप्टेड हार्ड ड्राइव, नकली पहचान पत्र, फर्जी बिजली विभाग के दस्तावेज और सीमा क्षेत्र के विस्तृत तकनीकी नक्शे मिले। हर सबूत को सावधानी से जब्त किया गया। इसी दौरान तकनीकी टीम ने पाया कि संदिग्ध द्वारा दर्ज की गई आखिरी कमांड पूरी तरह सफल नहीं हुई थी। नेटवर्क का अधिकांश डेटा बचा लिया गया था। अब जांचकर्ताओं के सामने पहली बार पूरे काल्पनिक नेटवर्क की संरचना दिखाई देने लगी। पता चला कि महीनों से बिजली विभाग के कर्मचारी बनकर अलग अलग टीमें सीमा क्षेत्र में आती थीं। उनका उद्देश्य बिजली व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि पुराने बिजली के खंभों और बंद संचार ढांचों का इस्तेमाल छिपे हुए डिजिटल रिले पॉइंट के रूप में करना था, ताकि गुप्त संदेश अलग अलग स्थानों तक पहुंचाए जा सके। उसी समय पूछताछ कक्ष में बैठा गिरफ्तार व्यक्ति पहली बार बोला। उसने कहा, तुमने सिर्फ एक केंद्र पकड़ा है, पूरा खेल अभी खत्म नहीं हुआ। कमरे में मौजूद सभी अधिकारी उसकी ओर देखने लगे। उसने आगे कहा, जिसे तुम इस पूरे नेटवर्क का मुखिया समझ रहे हो, वह केवल एक समन्वयक था। इतना कहकर वह चुप हो गया। कुछ ही मिनट बाद फोरेंसिक विशेषज्ञ दौड़ते हुए अर्जुन राठौड़ के पास पहुंचे। उन्होंने एक सुरक्षित हार्ड ड्राइव खोल ली थी। उसमें एक वीडियो संदेश मिला। वीडियो में किसी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, केवल बदली हुई आवाज सुनाई दे रही थी। यदि यह रिकॉर्डिंग देखी जा रही है, तो इसका मतलब पहला नेटवर्क समाप्त हो चुका है, लेकिन असली योजना अभी शुरू भी नहीं हुई है। वीडियो अचानक समाप्त हो गया। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। अर्जुन समझ गए कि उन्होंने एक बहुत बड़ा काल्पनिक नेटवर्क तो तोड़ दिया है, लेकिन उसके पीछे छिपे अंतिम सूत्रधार की पहचान अभी बाकी थी। उसी समय तकनीकी विशेषज्ञ ने एक और जानकारी दी। बचाए गए डेटा में एक की थी जिसका नाम था लास्ट की, लेकिन उसे खोलने के लिए एक विशेष डिजिटल कुंजी की आवश्यकता थी, और जांच में पता चला वह कुंजी अनजाने में उसी बिजली मिस्त्री रमेश के पास पहुंच चुकी थी जिसने सबसे पहला रहस्यमय डिवाइस खोजा था। अर्जुन राठौड़ तुरंत रमेश की ओर रवाना हुए। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ घंटे इस पूरे काल्पनिक ऑपरेशन का अंतिम और सबसे खतरनाक अध्याय साबित होने वाले हैं। सुबह के 4 बज चुके थे। ऑपरेशन कंट्रोल रूम में लगातार स्क्रीन बदल रही थी। गिरफ्तार किए गए संदिग्धों से पूछताछ चल रही थी, जबकि दूसरी तरफ अधिकारी अर्जुन राठौड़ पूरी टीम के साथ रमेश के घर की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में तकनीकी विशेषज्ञों ने फिर से उस एन्क्रिप्टेड फाइल लास्ट की का विश्लेषण किया। जांच में पता चला कि यह कोई पासवर्ड नहीं, बल्कि एक विशेष डिजिटल पहचान थी। जब रमेश ने पहला रहस्यमय उपकरण देखा था, उसकी तस्वीरें मोबाइल से ली थीं। उन तस्वीरों में अनजाने में डिवाइस पर बना एक सूक्ष्म क्यूआर जैसा पैटर्न भी कैद हो गया था। वही पैटर्न उस फाइल को खोलने की अंतिम कुंजी साबित हो सकता था। रमेश को खुद इसका कोई अंदाजा नहीं था। जैसे ही टीम रमेश के घर पहुंची, उसने अपना मोबाइल जांच अधिकारियों को सौंप दिया। तस्वीरों को उच्च रिजोल्यूशन सिस्टम पर प्रोसेस किया गया। कुछ ही मिनटों बाद लास्ट की खुल गई
पूरी स्क्रीन पर एक विस्तृत काल्पनिक नेटवर्क मानचित्र दिखाई दिया। उसमें वे सभी भूमिगत ठिकाने, फर्जी पहचाने, नकली कंपनियां और गुप्त संपर्क बिंदु दर्ज थे, जिनका उपयोग महीनों से किया जा रहा था। साथ ही एक संदेश भी था, यदि यह फाइल खुल गई है तो नेटवर्क उजागर हो चुका है। अब पहली बार पूरे काल्पनिक ऑपरेशन की तस्वीर स्पष्ट थी। सुरक्षा एजेंसियों ने एक साथ कई स्थानों पर समन्वित कार्रवाई शुरू की। अलग अलग राज्यों में छिपे कई ठिकानों पर छापे पड़े। बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, नकली दस्तावेज और संचार मॉड्यूल बरामद हुए। कई संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। महीनों से तैयार किया गया काल्पनिक जासूसी ढांचा कुछ ही घंटों में पूरी तरह बिखर गया। उधर पूछताछ में गिरफ्तार समन्वयक ने अंततः स्वीकार किया कि उनकी सबसे बड़ी ताकत हथियार नहीं, बल्कि लोगों का भरोसा था। वे हमेशा बिजली विभाग, सर्वे टीम या तकनीकी ठेकेदार बनकर आते थे ताकि कोई उन पर शक न करे। पुराने बिजली के खंभे इसलिए चुने गए क्योंकि उन पर सामान्य लोगों का ध्यान कम जाता था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती यह रही कि उन्होंने एक अनुभवी बिजली मिस्त्री की नजर को कम आंका। रमेश ने किसी फिल्मी अंदाज में अपराधियों को नहीं पकड़ा था। उसने केवल एक ऐसी चीज पहचान ली थी जो उसे अपने वर्षों के अनुभव के आधार पर असामान्य लगी। उसी एक सतर्क निर्णय ने पूरे काल्पनिक नेटवर्क की पहली कड़ी उजागर कर दी। कुछ दिनों बाद ऑपरेशन आधिकारिक रूप से समाप्त घोषित कर दिया गया। जांच टीम ने बरामद सभी उपकरणों का विश्लेषण पूरा किया और यह सुनिश्चित किया कि नेटवर्क दोबारा सक्रिय न हो सके। सीमा क्षेत्र के बिजली ढांचे की सुरक्षा व्यवस्था भी और मजबूत कर दी गई। अर्जुन राठौड़ आखिरी बार उस पहले बिजली के खंभे के सामने खड़े थे जहां से यह पूरी कहानी शुरू हुई थी। उन्होंने रमेश की ओर देखा और कहा, कई बार इतिहास बड़े हथियारों से नहीं, बल्कि सही समय पर उठाए गए एक सही सवाल से बदलता है। रमेश मुस्कुराया। उसने जवाब दिया, मैंने तो सिर्फ अपना काम किया था।